दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हुई। मेरे साथ है मोहम्मद अहमद काज़मी साहब। सब जानते हैं इनका कोई मोहताज नहीं है कि इनका तारुफ कराया जाए। हाँ, एक ज़रूर गुजारिश करूँगा मैं कि इनका चैनल है मीडिया स्टार वर्ल्ड, जो कि इस्लामिक वर्ल्ड की इतनी इन डेप्थ खबर देता है, उसको अगर जानना है आपको तो उससे देखिए आप। काज़मी साहब बहुत बहुत खैर मकदम है आपका इस हिंद वॉइस में। एक सवाल है जो कि पूरी दुनिया में घूम रहा है, उसके ऊपर वर्ल्ड वार होने तक का खतरा पैदा हो गया था। अब भी नहीं टला है कि ईरान के एक जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे फकीरजादा साहब, उनका कत्ल कर दिया और ईरान ने सीधा सा इल्ज़ाम इसराइल के ऊपर पहले दिन ही लगा दिया था। इसराइल के ऊपर इल्ज़ाम जो कि वहाँ से डिनाइल आया जैसा आता है, लेकिन उन्होंने प्रूफ दिए, सारी चीज़ें चलती रहीं। तो उसके बाद स्थिति अभी तक वैसी बनी हुई है एज इट इज। तो ईरान को तो बाकायदा नुकसान हुआ ही हुआ है। तो आपका क्या एनालिसिस है, आकलन है कि इसका क्या हुआ, आउटकम क्या हुए? देखिए, जब से ट्रंप इलेक्शन हारे हैं उसके बाद से ट्रंप की टीम की ये पूरी कोशिश है कि किसी तरह से जो बाइडन की जो अगली सरकार आने वाली है वो ईरान न्यूक्लियर डील में वापस ना आ जाए। तो वो बिल्कुल कई बार इस बात को कह चुके हैं, और ट्रंप ने तो जब वो 2018 में जब अलग हुए थे तो ये कहा गया था कि ये बहुत ही बेवकूफ़ी की डील थी और इसमें अमेरिका को नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जो बाइडन और उनकी टीम के लोगों ने ये इंडिकेट कर दिया है कि 20 जनवरी के बाद जब ये इनकी सरकार आ जाएगी तो वो इस पर ज़रूर गौर करेंगे कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील में वापस पहुँचें। अब चूंकि अभी 20 जनवरी तक तो ट्रंप ही वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तो और हाल ही में माइक पोम्पियो जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कई मुल्कों का उन्होंने दौरा किया और उसमें सऊदी अरब पहुँचे, और वहाँ न सिर्फ वो पहुँचे बल्कि उसी वक्त इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भी पहुँचे। और रियाद में ये मीटिंग नहीं हुई बल्कि नियोम एक शहर है, नया स्मार्ट सिटी है जो इजराइल से बहुत ही नज़दीक है। तेल अवीव से और नियोम तक की फ़्लाइट का जो टाइम बताया गया था वो महज 1 घंटा 25 मिनट में वो पहुँच गए थे। तो वो मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग की जो डिटेल आई थी उसमें बताया गया था कि ईरान उन्होंने डिस्कस किया है, उनके एजेंडे में ईरान था। उस वक्त मीटिंग तो आ गई थी लेकिन एजेंडा नहीं आ रहा था। हाँ, नहीं, एजेंडा आ गया था कई तरीकों से। इजरायली मीडिया से भी बहुत सी चीज़ें आई थी और सऊदी मीडिया ने तो उस मीटिंग को आज तक भी एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन बहुत से सोर्सेज होते हैं जिससे इंफॉर्मेशन आती है और उससे ये बात खुल करके सामने आ गई थी कि ईरान उसमें डिस्कस किया गया था। तो ऐसी सिचुएशन वो ट्रंप और उनकी टीम और बेंजामिन नेतन्याहू और सऊदी अरब ये ऐसी सिचुएशन बनाना चाहते हैं और बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद किसी हद तक कामयाब भी हुए हैं कि जो बाइडन ईरान के नज़दीक ना जाए। अब उसमें साइंटिस्ट को कत्ल कर देना, ये साइंटिस्ट उतना ही इम्पोर्टेंट था जिस तरह से फौजी कमांडर कासिम सुलेमानी, जिनको जनवरी में अमेरिका ने इराकी डिप्टी कमांडर के साथ बगदाद में ड्रोन के ज़रिए मारा था। तो ये फखरीजादे खुद वहाँ की डिफेंस मिनिस्ट्री में न्यूक्लियर डिपार्टमेंट के और इनोवेशन, जो नई इनोवेशन वहाँ की मिनिस्ट्री करती है, उस डिपार्टमेंट के हेड थे। और ये इतने इम्पॉर्टेंट थे कि अप्रैल 2018 में बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी थी उसमें बाकायदा फखरीजादे का नाम बाकायदा स्क्रीन पर नज़र आता है, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। तो इतने प्रोमिनेंट ये साइंटिस्ट थे। अब इस वक्त में किया है, इसलिए किया है कि टेंशन रहे और ईरान और नई अमेरिका की हुकूमत जो है उसमें नज़दीकी ना आ पाए, इसके लिए ये पूरी कोशिश है। और एक जंग अगर एक खुद इजराइल के कुछ एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे हैं, जो वॉशिंगटन पोस्ट में छपा है, जिसमें उनका कहना यह है कि ज़रूर इस टारगेट किलिंग के पीछे इजराइल ही है। ये इजरायली एक्सपर्ट्स खुद कह रहे हैं और वहीं से रिपोर्टें आ रही हैं।
और ये कहने की कोशिश की गई है कि कई वजह हैं कि क्यों इस वक्त किया है। तो उसमें एक वजह ये बताई जा रही है कि अगर ईरान ने बदले की कार्रवाई की तो फिर अमेरिका को जवाबी कार्रवाई करने का एक मौका मिलेगा और जंग की हालत बनेगी। और जंग की हालत बनेगी तो जो बाइडन बहुत लंबे अरसे तक ईरान के साथ न्यूक्लियर डील में या किसी भी ताल्लुकात बेहतर करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तो ये एक पूरी स्ट्रेटजी है। अब ईरान में भी जो बात डिस्कस हो रही है तेहरान में, वो यही है कि क्या प्रोवोक होकर के फौरन जवाब दें या इस बात का इंतज़ार करें कि 20 जनवरी आ जाए और नई हुकूमत आए और देखें कि अमेरिका की नई हुकूमत ईरान के साथ मामलात किस तरह से आगे बढ़ाती है। चूँकि ईरान के लिए भी अगर अमेरिका न्यूक्लियर डील में वापस आता है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसके खिलाफ ट्रंप की हुकूमत ने पाबंदियां लगा रखी थी और वो पाबंदियां अगर ख़त्म होने के हालात बनते हैं तो ईरान के लिए बहरहाल कुछ राहत का मामला होगा। क्योंकि दुनिया भर में बैंकों में उनका पैसा फंसा हुआ है, हमारे यहाँ भारत में भी है, बहुत पुराना पैसा है। ऐसे ही मुख्तलिफ मुल्कों में वो पैसा तेहरान तक नहीं पहुँच पा रहा और वो उस अपने पैसे को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ईरान भी अभी ऐसा लगता है कि मोहतात है। अभी तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया, अभी तक उन्होंने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की है। तो अब ये जो इनका कत्ल हुआ है, हाँ, फखरी जावेदी का, तो उसमें कैसे कह सकते हैं कि ये इसराइल का हाथ है? क्योंकि ईरान ने तो एकदम से, और ईरान ने कुछ ना कुछ सबूत इकट्ठे किए होंगे तभी तो। हाँ, वो सबूत बता रहे हैं। वो उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई हैं कि ये एक निशान गाड़ी, उसके ऊपर ऑटोमेटिक मशीन गन लगी हुई थी और उसके अंदर मेड इन इज़राइल एक टेलीस्कोप के साथ किट थी जो उसे ऑटोमेटिक चला रही थी। और जैसे ही उस कैमरे में फखरीजादे की तस्वीर आई तो उसने फ़ौरन ऑटोमेटिक गोली चलानी शुरू कर दी। और जो डिटेल्स आई हैं अलग अलग तरीके से, वो ये कि जब ये इनका कॉन्वॉय 3-4 गाड़ियाँ थीं, ज़्यादा नहीं थी, तो उसमें जब चौराहे पे पहुंचा तो वहाँ एक बड़ी गाड़ी खड़ी हुई थी, उसमें धमाका हुआ, यानी वो पहले से तैयार की गई थी। अच्छा। और उसके बाद ये इनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। उस गाड़ी से ऐसी भी कुछ खबरें हैं कि वो निकल करके आए देखने के लिए कि किस चीज़ का धमाका है और इसी दौरान उनको गोलियों से मार दिया गया। तो ये एक बहुत ही गैर मामूली सा वाक़या है। मैंने खुद तेहरान में बात की है और वहाँ लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ के VIPs जो हैं वो आम लोगों में ही रहना पसंद करते हैं और वो अपने आप को ज़्यादा अलग नहीं रखते और महज 2-3 गार्ड ही साथ लेकर के चलते हैं अगर किसी को चलना होता है। तो शायद ये ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा हुआ। लेकिन ये बात ईरान की हुकूमत की तरफ से आ रही है कि इसमें इज़राइल और उनके साथ ईरान का एक ग्रुप है जिसको मुजाहिदीन खल्क ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, MKO, उसका उसमें हाथ था। और MKO बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि एक ज़माने में ये शाह के ख़िलाफ़ एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, लेकिन इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद में जो सरकार बनी उसके भी ख़िलाफ़ वो रहे और उन्होंने बहुत सी अब तक आतंकवादी घटनाएं की हैं। एक बार तो पार्लियामेंट पे वहाँ पर हमला हुआ था इनकलाब के फ़ौरन बाद, जिसमें 72 लोग मारे गए थे। तो ऐसे बहुत से वाक़यात होते रहे। तो ईरान ने एक तो इज़राइल पर और MKO पर उनका साथ देने का इल्ज़ाम लगाया है। ये वाक़या हुआ था। अच्छा, जो MKO का नाम लिया तो उसको फिर ईरान दबा क्यों नहीं पाया अभी तक? देखिए, MKO इतनी बढ़ गई है कि इतने बड़े साइंटिस्ट को। मैं आपको बताऊं, MKO के बहुत से लीडर्स इस वक्त यूरोप में रहते हैं और उनके कह लीजिए जिसे स्लीपर सेल कहते हैं, उस तरह से उनके सिंपैथाइजर्स हैं। तेहरान में भी हो सकते हैं और कई जगहों पर हो सकते हैं। और MKO का एक और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बहुत ही दिलचस्प है। जब 1980 से 88 के बीच में ईरान इराक जंग हुई थी, उसके
उस दौरान और उसके बाद भी सद्दाम हुसैन ने MKO को बगदाद में एक बेहतरीन हेडक्वार्टर बना के दिया था और एक शहर भी बसाया था ईरान बॉर्डर के नज़दीक ही। मैंने खुद देखा है उस शहर को कि तमाम फैसिलिटीज़ थी, बिल्कुल मेहमान नवाजी 5 स्टार। और उस ज़माने में सद्दाम हुसैन भी उसको सपोर्ट करता था, क्योंकि बिल्कुल पड़ोस में ऑपरेशन करना आसान होता था। और सद्दाम हुसैन ने जाहिर है ईरान के ख़िलाफ़ जो जंग शुरू की थी 1980 में, वो भी अमेरिका के कहने से की थी, क्योंकि अमेरिका का पिट्ठू शाह इस इनकलाब के नतीजे में हुकूमत गिरी थी और वो चाहते थे किसी भी तरह से जो नई हुकूमत बनी है तेहरान में वो गिर जाए, कमज़ोर हो जाए। इसीलिए 1979 में इनकलाब आया और 1980 में सद्दाम हुसैन की तरफ से ईरान के ख़िलाफ़ हमला हुआ, जो 8 साल तक जंग चली। और इस पूरे खित्ते के मुल्कों ने, अरब मुल्कों ने सिवाय सीरिया के, सब ने सद्दाम हुसैन का साथ दिया ईरान को तबाह करने के लिए। लेकिन आज ईरान जहां खड़ा है वो सबके सामने है। और इन अरब मुल्कों का क्या हाल है, इजराइल की और अमेरिका की ग़ुलामी में इनका क्या हाल है, महंगाई कहां तक पहुंच रही है, आपके बहुत से दर्शक अरब मुल्कों में भी होंगे, वो इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर मैं समझता हूँ समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब आपका। मिलते हैं अगले अंक में काज़मी साहब के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।